मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कश्मीर है। धरती के स्वर्ग को किसी भी जाविये से देखिए, इसकी खूबसूरती कम नहीं होती। मगर आज हम जिस कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बाहर से इतना नहीं दिखाई देता। उसे देखने के लिए कुछ लोगों के दिलों में झांकना पड़ेगा। ये उन लोगों के दिलों की कहानी है जो रहते तो कश्मीर में हैं, लेकिन जमीन पर नहीं, पानी की सतह पर। इनके घर 24 घंटे झील की लहरों पर हिचकोले खाते हैं। ये मल्लाह या माझी कहलाते हैं, मगर कश्मीर में इन्हें हांजी कहते हैं। हांजी जो कश्मीरी लफ्ज हंस का बिगड़ा हुआ रूप है। इनका एक अपना समाज है, अपनी खुशियां, अपनी उलझनें हैं। दूसरों की तरह इनका समाज भी जमाने की नई हवा के थपेड़े सह रहा है। इनके जीने के अंदाज भी बदल रहे हैं। पुराने और नए की कश्मकश यहां भी है, मगर रिश्तों में जज्बात की गर्मी पहले जैसी ही है। ये 3 हाउस बोट एक नेक इंसान हाजी अब्दुल खालिक के हैं। हाजी खालिक अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझता है, क्योंकि इसकी उम्र एक ऐसा काम करते गुजरी है जिसे इसके कहने के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बनाकर सारी मखलूक को मिटने से बचाया था। इसे फख्र है कि ये दूसरे इंसानों की खिदमत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। खालिक के दादा के पास सिर्फ एक हाउस बोट था, इसके बाप के पास 2, मगर इसके पास 3 है। इस नए तीसरे हाउस बोट के बन जाने से खालिक की जिंदगी में कई मसले पैदा हो गए हैं। सबसे पुराने हाउस बोट का नाम गुल है। गुल यानी फूल। दूसरे का गुलशन यानी फुलवारी, और तीसरे का नाम गुलफाम यानी फूलों की रंगत वाला। इन तीनों हाउस बोटों का इंतजाम खालिक ने तीनों बेटों के सुपुर्द कर रखा है। नूर मोहम्मद सबसे बड़ा बेटा है। वो हाउस बोट गुल की देखभाल करता है और खुद अपने छोटे से कुनबे के साथ यहीं रहता है। ये इसकी बीवी है मुख्ता, बड़ी सीधी सादी, जिसकी सारी दुनिया खाबिंद और बच्चों तक महदूद है। नूर मोहम्मद भी अपने बाप की तरह हाउस बोट का काम करने में फख्र महसूस करता है और बाप की फर्माबरदारी को अपनी खुशकिस्मती। उसका बेटा निसार इसी साल डॉक्टरी की ट्रेनिंग मुकम्मल करके आने वाला है। दोनों उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। ये दूसरा बेटा है मल्ल खालिक का, गुलाम अहमद। गुलाम अहमद का ख्याल है कि हाउस बोट के काम से कहीं ज्यादा मुनाफा सेबों के बागों की ठेकेदारी में है।
वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि कहीं से एक मुश्त पैसों का इंतजाम हो और वो सेबों के ठेकों में लाखों कमाए। इसकी बीवी का नाम है जून। जून यानी चांद। दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। गुलाम अहमद गुलफाम हाउस बोट का इंतजाम चलाता है, लेकिन ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारता है और किसी न किसी धंधे की तलाश में रहता है। मल खालिक के तीसरे बेटे का नाम गुलाम कादिर है। यह सबसे छोटा है मगर सबसे तेज। उड़ने के लिए इसके पर हर वक्त खुले रहते हैं। अपनी उड़ान के सामने आसमान की वुस्सतों को भी यह हेच समझता है। इसकी बीवी ज़ेब इसे बहुत चाहती है। इसकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि कादिर का ध्यान हर वक्त कहीं और लगा रहता है, इसीलिए यह हर वक्त तनी रहती है। इन तीनों भाइयों की सबसे छोटी बहन इस आंगन का सबसे खूबसूरत फूल है। झील में तैरती हुई मुर्गाबियों की तरह अपने में डूबी हुई मस्त, कमल के फूलों की तरह हंसना, गाना, चहचहाना, उछलना, कूदना इसका काम है और इसका नाम है परवीन। इस भरे पूरे कुनबे को एक रखने और सबके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना खालिक की बीवी अजीज दैद की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अपनी दुनिया से बाहर ये किसी चीज को नहीं पहचानती। खाना बनाने के जो तरीके इसने अपनी दादी और मां से सीखे, वो सब ये परवीन को भी सिखाती रहती है। इस जगह एक बाहर का परिंदा भी है। इसके पर नहीं कटे हुए, अपनी मर्जी से इस जगह या ये कहिए कि इस डाल पर बैठ गया है। किसी दूर के गांव का रहने वाला ये रज़्ज़ाक अपनी सौतेली मां के जुल्मों से तंग आकर वहां से भाग आया। इसकी समझ में नहीं आता कि परवीन इसे देखकर क्यों हंसती है। ये झेप कर नजरें नीची कर लेता है और थोड़ी देर के बाद जब नजरें उठा के देखता है तो वो जा चुकी होती है। शाबाश बेटे शाबाश। अरे तूने तो एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाबा, आपने वादा किया था ना मुझे वर्दी वाला वेटर बनाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। वर्दी बनवाने में कितनी देर लगती है। तू बस ये हाउस बोटों की सफाई का काम खत्म कर ले बेटा। तब तक ये विजिटर्स आ जाएंगे, फिर तुम्हें ही उनकी खिदमत में लगा दूंगा। बाबा, गोरा साहब आएगा कि काला साहब? बेटे साहब साहब होता है, बस दिल वाला साहब होना चाहिए। अल्लाह करे इस साल हमारे हाउस बोट भरे रहें। अब्बा जल्दी चलिए, माँ ने सबके लिए खाना डाल दिया है। हाँ तुम चलो बेटे, हम काम खत्म करके आते हैं। नहीं नहीं अभी चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। अपने भाइयों को तो बुला ला, सब इकट्ठे खा लेंगे ना। हर रोज मुझे इसी तरह सबकी खुशामदें करनी पड़ती है। इस जगह पर ठीक है। क्यों परवीन, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय ये है कि अब आप खाना खाने चलिए। पहले अब्बा को ले चलो, फिर मैं आऊंगा। हाय अल्लाह, क्या मुसीबत है। अब्बा पहले आपके लिए कहते हैं और आप अब्बा के लिए। अच्छा चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं ये वहां रख के आ रहा हूँ। मैं आपका हाथ बटाती हूँ। थोड़ा आगे, बस। हाँ, यहाँ पर ठीक है। अच्छा अब तो चलिए। ओहो, अहमद अभी आया क्या? पहले अहमद को तो बुला, मैं अभी आया। क्या मुसीबत है।
चलिए भाईजान, खाना खा लीजिए। अरे पहले क्यों नहीं आई? कब से तो भूख लगी हुई है। शुक्र है अल्लाह का, किसी को तो भूख लगी। आइए आइए। अब्बा, तुम अब्बा को लेके आ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब्बा अब तो चलिए, दोनों भाई पहुंच गए। ठीक है, तू चल, मैं रज़ाक को लेकर आता हूँ। क्या इसके पाँव में चोट लगी है जो ये खुद नहीं आ सकता? बेटे, नया जो है। हाँ, इतने दिन हो गए आए, नया है। चल रज़ाक, काम बाद में, पहले खाना खा ले। चल। बरखुरदार अगर खाना नहीं खाएगा तो इतना काम कैसे करेगा? चल बेटे चल। तुम तो चलो अब्बा, वो आ जाएगा। अरे भाई इतनी ये जबरदस्ती। चलो। ये कादिर कहाँ है? अरे भाई ये क्या जबरदस्ती है बेटा? चलो खाना खा लो। ठहर बेटे। ले हाथ धो ले। तुम्हारे अब्बा की हेडमास्टर तो ये परवीन है। देखो कैसे बच्चों की तरह मेमना बना रहा है। जरा मुंह हाथ धोने दे बेटे, मैं इस तरह खाना थोड़े खा सकता हूँ। जा बेटे तू। ठीक है। अरे बेटा तू इतना मत शर्मा। चल आ खाना खा ले। अम्मा, अब मैं कल से किसी को बुलाने नहीं जाऊंगी। सबके नखरे मुझे ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब तेरी शादी हो जाएगी सबके नखरे बंद हो जाएंगे। अब्बा ऐसा मजाक मत किया करो। ले बेटे, चावल और चाहिए तो ले लेना। जी अच्छा। इस साल सर्दी काफी सख्त पड़ी, बाहर भी निखर के आएगी। अल्लाह करे कि सीजन अच्छा लग जाए, बेशुमार टूरिस्ट आए। सीजन अच्छा कैसे लगेगा अब्बा? पंजाब में पानी चढ़ा है, रास्ते बंद हो जाए तो लोग कैसे आएंगे? अगर रास्ते यूं ही रहे तो सीजन अच्छा कैसे लगेगा? टूरिस्ट लोग डरेंगे नहीं? उनको भी तो अपनी जान प्यारी है। अगर ये सैलाब रुका नहीं तो हमारे काम धंधे का क्या होगा? अब्बा, लोग सैर करने तभी आएंगे जब सब ठीक होगा। अफरा तफरी में अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ कौन आएगा? मुझे तो लगता है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। अब्बा मेरी बात मानिए और किसी और धंधे की सोचिए। मुझसे ये बात तुमने क्या सोच कर की? क्या तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों में आकर मैं अपने बाप दादा का धंधा छोड़ दूं? सारी जिंदगी मैंने यही काम किया है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपनी जिंदगी बदल डालूं? हो गए तुम फिर शुरू। न जाने तुम्हें क्या हो जाता है। इस बहस से क्या फायदा? कम से कम खाना खाने के वक्त तो दरगुजर कर दिया करो। अपने बेटों को समझाओ, मुझसे क्या कहती हो? जब रोजी रोटी के मामले पर आंच आने लगेगी तो फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह से इन्हें क्या लेना देना? इनके लिए जिंदगी में सबसे अव्वल रोजी रोटी का मसला ही है। वो तो है बेटे, उसकी रहमत की भीख मांग। मोजी उस पे भरोसा है हमें। रोजी रोटी तो वही देता है, मगर कोशिश तो इंसान को ही करनी पड़ती है। देख रहा हूं मैं तेरी कोशिश। ऐसी कोशिश कर रहा है कि घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे। अरे इतने नए हाउस बोट बन रहे हैं, आखिर क्यों? बैंकों के पास गिरवी पड़े हैं सब। हमारा ये गुलफाम भी। गधे की तरह मेहनत करो और सूद भरते जाओ। तुम पर बोझ नहीं छोड़ूंगा, कर्जा उतार कर ही मरूंगा। हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया है? अब चुप भी करो अहमद। मैं कोई गलत बात नहीं करता। देख लेना अब्बा, एक दिन तुम्हें मेरी बात का एहसास होगा। वो मर्जी है करो। अरे कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। खिलाओ अपने इन लाडलों को। ठीक है, जो मर्जी सो करो। अब अगर इसके बाद मैंने तुम लोगों के लिए खाना बनाया तो हद हो गई।
ये समझ लेना कि अजीजी मर गई।